हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दिया है क्योंकि आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री हो गया है, बायो हो गया है और इंडियन ज्योग्राफी हो गया है। और अभी क्या चल रहा है, मेडिवल हिस्ट्री चल रहा है, जो कि 2 से 3 क्लास में आप लोगों का ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कराएंगे। तो जिसने इसकी सारी वीडियो नहीं देखी हैं तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो को देखिए 20,000 वाली, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे तब आपके 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। क्योंकि इसके लिए आपको सारी वीडियो जो मेरी रेगुलर चल रही हैं उसको, उसके पहले जो हो चुकी है सारी वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहना है कि आपसे कि डेली का जो है हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, जिसमें 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। आप एक वीडियो को देख के 3 को स्किप करेंगे तो आपका ये पूरा कंटेंट कंप्लीट होने वाला नहीं है। आप चारों वीडियो को देखेंगे डेली की, और उसके पहले जो भी हमने कंप्लीट कराई हैं, पहले जो हो चुकी हैं, उसको भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके पूरा फुल कवर करेंगे, तभी आपके 20,000 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और आपको इसका जो है बेनिफिट आपके एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो पहला जो है इसके अंतर्गत जो है, जो मिडवल हिस्ट्री है, मिडवल हिस्ट्री में हमने 17 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज के चैप्टर है 18, मुगल कालीन स्थापत्य एवं कला से संबंधित। उसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो किसके शासनकाल में हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में। आगरा के किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने अपनी पुत्री जहांआरा के सम्मान में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने कराया था, बाबर ने। पानीपत की काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने करवाया था। मुगल कालीन स्थापत्य की शुरुआत बाबर के समय से होती है। उसने पानीपत के निकट काबुली बाग में 1529 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह बाबर द्वारा निर्मित करवाई गई पहली मस्जिद थी। इसके अतिरिक्त बाबर ने रुहेलखंड में संभल की जामी मस्जिद तथा आगरा में लोधी किले के भीतर एक मस्जिद बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वास्तुशिल्प की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो क्या थी, मेहराब एवं गुंबद, उठे चबूतरों पर बने भवन, अत्यधिक सममित अभिविन्यास, उपयुक्त सभी। मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी, मेहराब तथा गुंबद थे, उठे चबूतरों पर बने भवन, अत्यधिक सममित अभिविन्यास, उपयुक्त सभी। मुगल वास्तुकला की मुख्य विशेषता मेहराब गुंबद शैली में मस्जिद निर्माण थे, उठे हुए चबूतरों का भवन, अत्यधिक सममित अभिविन्यास आदि विशेषताएं भी मुगल वास्तुकला में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के किस पक्ष पर हैवेल फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने लिखा था। तो किसने जो है कला एवं स्थापत्य कला से संबंधित है। हैवेल फर्ग्यूसन एवं पर्सी ब्राउन ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के कला एवं स्थापत्य कला पक्ष पर लिखा था। एंशिएंट एंड मिडिवल आर्किटेक्चर इन इंडिया तथा इंडियन आर्किटेक्चर आदि पुस्तकें ईवी हैवेल की हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर फर्ग्यूसन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्या है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो किया था मीर बाकी ने। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था, मीर बाकी ने किया था। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर के काल में मीर बाकी ने कराया था। बाबर को मुगल वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। बाबर की मृत्यु के बाद नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 में आगरा में 23 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण किसने कराया था। तो किसने किया था, किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह ने किया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला ए कुहना का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपनी निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया था, जो उसकी शाही आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो यह सासाराम में स्थित है।
शेरशाह द्वारा सासाराम में बनवाया गया उसका स्वयं का मकबरा उस युग की कला का श्रेष्ठतम नमूना है। एक विशाल झील के मध्य बना हुआ शेरशाह का मकबरा उसके व्यक्तित्व का प्रतीक, तुगलक बादशाहों की इमारतों की सादगी और शाहजहां की इमारतों की सुनियोजित सुंदरता के बीच खड़ी है। उत्तर भारत की इमारतों में एक श्रेष्ठ इमारत आदि आदि पुकारा गया है दिल्ली का पुराना किला तथा उसमें मस्जिद भी शेरशाह ने बनवाई थी। नेक्स्ट है चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था तो किसने? हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के समय में हुआ था। हुमायूं के समय प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली अब्दुल समद थे। अकबर ने चित्रकला के लिए पृथक विभाग की स्थापना किया है। मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जहांगीर के समय में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया था? किसने? हाजी बेगम ने। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का निर्माण हुमायूं की बेगम तथा अकबर की सौतेली मां हाजी बेगम ने करवाया था। यह मकबरे का नक्शा ईरानी वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास ने बनवाया था। सफ़ेद संगमरमर से निर्मित दोहरे गुंबद वाला यह भारत का प्रथम मकबरा था। स्वयं हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में दीन पलाह नाम की नगर की नींव रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो महामंगा। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुल मस्जिद नामक मस्जिद का निर्माण महामंगा ने 1561 में कराया था। महामंगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता साहिबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिल्ली की वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, जो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो महामंगा के द्वारा। मदरसा ए बेगम की स्थापना महामंगा ने दिल्ली में करवाया था। महामंगा मुगल सम्राट अकबर की धाय तथा दूध माता तथा आदम खां की मां थी। 1560 में बैरम के पतन में उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। 1562 में महामंगा की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मकबरों में से कौन एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्ण रूप जैसा प्रतीत होता है? तो कौन सा? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम द्वारा 1664 में आरंभ करवाया गया था। इस मकबरे की नक्काशी चित्रकार मिर्जा गियास ने तैयार किया था। सुनियोजित ढंग से निर्मित बाग में निर्मित होने के कारण इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आगरा और फतेहपुर सीकरी दोनों लंदन से बड़े हैं, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो यह दिया था रॉल्स फिच ने। रॉल्स फिच अकबर के समय में आने वाला अंग्रेज यात्री था। फिच के अनुसार आगरा एक बड़ा शहर था, इसमें पत्थर के मकान थे और इसकी गलियां काफ़ी चौड़ी थी। फतेहपुर सीकरी आगरा से बड़ा था। ये दोनों शहर आकार में तब के लंदन से बड़े और अधिक आबादी वाले शहर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अधोलिखित में किसे मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है? किसे? अबुल समद और मीर सैयद अली को। भारत में मुगलों ने चित्रकला की जिस शैली की नींव डाली है वह एक उन्नतिशील और शक्तिशाली कला आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने उत्तरवर्ती मध्यकालीन युग में भारतीय कला के इतिहास की धारा को बदल दिया। अब्दुल समद मीर सैयद अली को मुगल चित्रकला शैली का संस्थापक माना जाता है। इनको मुगल शासक हुमायूं फारस से लाया गया था। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अस्र तथा अबुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की है। इन दोनों कलाकार ने जो कृतियां तैयार की हैं कुछ बादशाह जहांगीर के लिए तैयार की गई गुलशन चित्र शैली संकलित है, जो अब तेहरान की गुलदस्ता महल में संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित चित्रकारों में से किसने मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण आत्महत्या कर ली थी? दसवंत। अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर किस तरह एक सामान्य से चित्रकार दसवंत, जो एक कहार का बेटा था, के काम से खुद इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उसे अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनाने में योगदान दिया था। इस कलाकार की कृतियां किसी मायने में बेहजाद तथा चीनी चित्रकारों की कृतियों से कम नहीं हैं। इस विख्यात चित्रकार
चित्र रज़्मनामा नामक पांडुलिपि के अतिरिक्त कहीं नहीं मिले। यह पांडुलिपि अब महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर में सुरक्षित है। कालांतर में दशवंत मानसिंह के रूप में विक्षुब्ध हो गया है। उसने 1584 में आत्महत्या कर ली। इसकी 2 अन्य कृतियाँ खानदाने तैमूरिया तथा तूतीनामा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो किसने? अकबर ने। बाबर एवं हुमायूं ने भी संगीत कला को प्रोत्साहित किया था, किंतु यह अकबर के काल में अपने शिखर पर पहुंची थी। अकबर ने हिंदू संगीत की शिक्षा लाला कलावंत से प्राप्त की थी। अकबर स्वयं नगाड़ा वादक में प्रवीण था। निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था? तो कौन? बसावन क्या था? व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार दशवंत केशवलाल मुकुंद मिस्किन का उल्लेख किया है। बसावन की व्यंग्य चित्रों में महारत प्राप्त की है। इसकी रचना कृशकाय मजनू बहुत लोकप्रिय थी। नेक्स्ट क्या है? प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। इनके समय में ध्रुपद गायन शैली का विकास हुआ है। अकबर ने तानसेन को कठा भरणवाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया। तानसेन की प्रमुख राग थी मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हड़ा आदि। इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था? तो कौन सा? दिल्ली के लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं किया गया था। शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी 1648 ईस्वी में दिल्ली में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है, तथा किले का निर्माण हमीद और अहमदनगर शिल्पकार की देखरेख में संपन्न हुआ है। जिस किसी ने भी लाल किले को देखा है तो वो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि लाल किला जो है आप लोगों ने देखा है। जो भी दिल्ली आए हैं, यहाँ से जो है जहाँ हम रह रहे हैं IIT दिल्ली में, यहाँ से आधे घंटे का जो रास्ता है लाल किले का, बहुत ही खूबसूरत है। जब भी आप जो है दिल्ली आइए तो इसको ज़रूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बादशाहों के मकबरों में से किस एक मकबरे में मध्य वाला गुंबद निर्मित नहीं है? तो कौन सा है? अकबर का मकबरा। जहांगीर के समय बनी सबसे महत्वपूर्ण इमारतें में आगरा के निकट सिकंदराबाद में बना अकबर का मकबरा है। चारों तरफ से 1 मील के घेरे में फैले हुए विस्तृत बगीचों में बना है। यह 5 मंजिल का मकबरा अकबर की विशाल और उदार हृदय का प्रतीक है। मकबरे के चारों कोनों पर संगमरमर से बनी हुई 4 सुंदर मीनार हैं। इसकी बनावट के आधार पर विद्वानों ने इसे बौद्ध कला का एक मिश्रित रूप माना है। इस मकबरे का आकार पिरामिड की भांति होने के कारण इस मकबरे में गुंबद का अभाव है। पर्सी ब्राउन ने इसे अपनी तरह की इमारतों में सबसे अधिक पूर्ण माना है। फर्गुसियन का मत है कि इस गुंबद के बिना यह स्मारक दबा सा अर्थहीन किस्म का लगता है। जाट नेता राजा राम द्वारा इस मकबरे को खोदकर अकबर की अस्थियों को निकालकर उन्हें हिंदू रिवाज से चिता पर रखकर जला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि 2020 में पूछा गया है आपका? निम्नलिखित में से किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो किसके जो है? शहाब नहर। मुगल कालीन शहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया है। इसके पुनर्निर्माण व मरम्मत का श्रेय मुगल बादशाह अकबर को है। मुगल बादशाह शाहजहां ने फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित नहर-ए-साहिब की मरम्मत करवाया और उसका नाम नहर-ए-शाह रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से उनके निर्माण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उसके नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके अंतर्गत क्या है? इमारतें हैं, उनका कालक्रम दिया हुआ है और निर्माणकर्ता का नाम दिया हुआ है। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, आगरा का किला अकबर के द्वारा, दिल्ली का लाल किला शाहजहां और ताजमहल जो है संबंधित है किससे? शाहजहां से। फिर से देखेंगे, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, आगरा का किला अकबर है, दिल्ली का लाल किला शाहजहां है, ताजमहल है
शाहजहाँ से संबंधित। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के साथ सही उत्तर का चयन करिए। इसमें क्या है, अटाला मस्जिद संबंधित है पहले जो है नंबर पे, फिर क्या है शेरशाह सूरी का मकबरा है, फिर है हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर राबिया और दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने कराया, अकबर ने। जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक ने, और ये अपने फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई की याद में करवाया था। और आगरा सिटी का जो है निर्माण किसने कराया, सिकंदर लोधी ने। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश ने करवाया। इल्तुतमिश को क्या कहते थे, इल्तुतमिश को हम जो है गुलामों के गुलाम के रूप में जानते थे। इल्तुतमिश का नाम क्या था, गुलामों के जो है गुलाम के रूप में इल्तुतमिश को हम जानते थे। नेक्स्ट क्या है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहते थे, लाखों का दान देने वाले के नाम से जानते थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत क्या है, कौन सा युग्म इसमें सुमेलित नहीं है। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में, जहांगीर का मकबरा शाहदरा में। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदराबाद में है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। शेख निजामुद्दीन औलिया यहाँ से संबंधित नहीं है अजमेर से। शेख निजामुद्दीन औलिया का वास्तविक नाम मुइन मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था, बहुत ही लंबा चौड़ा नाम था। इनका जन्म बदायूं में 1236 में ईस्वी में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। आपसे अगर ये पूछा जाता है, जो कि हमने पहले भी कवर करवाया है इस क्वेश्चन को, कि किसने जो है अपने शासन काल में जो है दिल्ली अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, तो किसने देखा है, शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनका वास्तविक नाम क्या था, मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल अल बुखारी था। 1325 में शेख निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो गई। इन्हें जो है गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सम्राट दिए हुए हैं, उनका मकबरा दिया हुआ है। बाबर का मकबरा कहाँ है, काबुल में। अकबर का है सिकंदराबाद में। जहांगीर का है लाहौर में। शाहजहाँ का कहाँ है, आगरा में है। फिर से एक बार देखेंगे, बाबर का मकबरा है काबुल में, अकबर का है सिकंदराबाद में, जहांगीर का है लाहौर में, शाहजहाँ का है आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। बाबर ने जामा मस्जिद संभल, हुमायूं दीन पनाह, और अकबर जहांगीरी महल, और जहांगीर अकबर का मकबरा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है निर्माण और उनके जो निर्माणकर्ता कौन है उसको देखेंगे। कुतुब मीनार 1199 ईस्वी में निर्माणकर्ता कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगरा फोर्ट 1565 में निर्माणकर्ता अकबर है। फतेहपुर सीकरी 1572 में निर्माणकर्ता है अकबर। 1631 निर्माणकर्ता कौन है, शाहजहाँ है। फिर से एक बार देखेंगे, कुतुब मीनार निर्माणकर्ता कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक है। आगरा फोर्ट निर्माणकर्ता कौन है, 1565 अकबर हैं। और फतेहपुर सीकरी निर्माणकर्ता कौन है, अकबर है। ताजमहल 1631 निर्माणकर्ता कौन है, शाहजहाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी है। एतमुद्दौला का मकबरा है आगरा। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद, खुलदाबाद। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा कहाँ पे है, दिल्ली में है। फिर से एक बार देखेंगे, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी है। एतमुद्दौला का मकबरा आगरा है। औरंगजेब का मकबरा है खुलदाबाद, औरंगाबाद। और अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा है दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर कश्मीर में स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो करवाया था नूरजहाँ ने। श्रीनगर कश्मीर स्थित जो है पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, नूरजहाँ ने कराया था। श्रीनगर कश्मीर स्थित पत्थर मस्जिद का निर्माण नूरजहाँ ने कराया था। इस मस्जिद को स्थानीय लोग नावा मस्जिद भी कहते हैं। यह मस्जिद झेलम नदी के किनारे स्थित है। इस मस्जिद में अन्य मस्जिदों की तरह पिरामिड छत नहीं है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत बसावन जो है व्यंग चित्र मंसूर मतलब जो है ये जो है क्या दिए हुए चित्रकार और इनकी जो है चित्रकला शैली कौन कौन सी थी, तो बसावन जो है संबंधित है व्यंग चित्र से, और मंसूर का संबंध था वनस्पति एवं जीव जंतु से, और मीर सैयद अली संबंधित है ईरानी से, और मिस्किन संबंधित है यूरोपी से।
नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था, अभी हमने देखा। चित्रकला के क्षेत्र में जहांगीर ने सर्वाधिक ध्यान दिया, वह खुद चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी था। उसके दरबार में अब्दुल हसन, अब्दुल मसूर, फारूक बेग और बिशन दास नामक सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। अबुल हसन को उसने नादिर उल जमा, उस्ताद मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि से नवाजा था। मंसूर दुर्लभ पशुओं, विरले पक्षियों तथा अनोखे पशुओं का कुशल चित्रकार था। साइबेरिया का बिरला सारस इन्हीं की रचना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जहांगीर चित्रकार थे? नीचे दिए गए कोट से जो है उसका चयन करना है। तो इसके अंतर्गत क्या है? अबुल हसन है और क्या है? आका रिजा। अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला के चरमोत्कर्ष पर था। जहांगीर ने हेरात के प्रसिद्ध चित्रकार आका रिजा के नेतृत्व में आगरा से एक चित्रशाला की स्थापना की है। जहांगीर के काल में हस्तलिखित ग्रंथों की विषय वस्तु को चित्रकारी के लिए प्रयोग पद्धति को समाप्त करके उसके स्थान को छवि चित्र, प्राकृतिक दृश्यों एवं व्यक्तियों के जीवन से संबंधित चित्रण की परंपरा की शुरुआत की गई। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकारों में फारूक बेग है, बिशन दास है, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर और आका रिजा तथा अब्दुल हसन थे। फारूक बेग जो अकबर के समय मुगल चित्रणशाला में प्रवेश किया था। जहांगीर के समय उसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया। मीर सैयद अली हुमायूं का समकालिक चित्रकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक जहांगीरी चित्रकार था? तो कौन था? अबुल हसन। जहांगीर के अधीन कई चित्रकार काम करते थे। उसमें से फारूक बेग, दौलत मनोहर, बिशन दास, मंसूर, अबुल हसन ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने अपनी कलात्मक प्रतिभा की बदौलत मुगल चित्रकला के इतिहास को अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित करवा लिया। उनकी विशेषता का सम्मान करते हुए उसने अबुल हसन को नादिर उल जमा और मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी। अबुल हसन मीर सैयद अली दोनों हुमायूं के फारसी चित्रकार थे। इन्हीं दोनों चित्रकारों के अथक परिश्रम से हजमा नामा का चित्रण हुआ है। आईने अकबरी में 17 चित्रकारों के नाम गिनाए गए हैं। इन चित्रकारों में दसवंत, बसावंत, केशव, लाल, मुकुंद, मिस्किन और फारूक मलमक, माधु, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, साविला, हरिवंश राम थे। दशवंत एक कहार का बेटा था जिसके काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने समय का पहला अग्रणी कलाकार बनने में सहयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वह कौन हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान शाह अब्बास प्रथम का छाया चित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो कौन था? बिशन दास। जहांगीर के अधीन कई चित्रकार काम कर रहे थे। उनमें से फारूक बेग, दौलत, बिशन दास, मंसूर, अबुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। जहांगीर ने बिशन दास को फारक के शाह अब्बास और उसके परिवार वालों का चित्र बनाने के लिए फारस भेजा था। बसावन आकृतियों के चित्रण और रंगों के प्रयोग में अत्यधिक कुशल था। इसे लोग दसवंत से भी श्रेष्ठ मानते थे। नेक्स्ट है जहांगीर के काल में यूरोपीय चित्रकला तकनीक एवं शैली ने मुगल चित्रकला को प्रभावित करना शुरू किया था। निम्नलिखित यूरोपीय विशेषताओं में से कौन एक ऐसी थी जिसका अनुसरण मुगल भारत में नहीं किया गया? तैलचित्र की तकनीकी। मुगलकालीन चित्रकला में तैलचित्र की तकनीक का अनुसरण नहीं किया गया था। मुगल चित्रकला की प्रकृति मुख्यतः धर्मनिरपेक्ष, अभिजात वर्गीय थी, परंतु जनजीवन का चित्रण भी इसका विषय रहा है। मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के काल में हुई है, जबकि इसका चरमोत्कर्ष जहांगीर के काल में देखने को मिलता है। जहांगीर स्वयं चित्रकला का कुशल पारखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पितराडुला शैली का प्रयोग किया गया था? तो कौन सा था? एतमुद्दौला का मकबरा। एतमुद्दौला का मकबरा जो है किसका मकबरा था? यह जो है नूरजहां के पिता का मकबरा था, जिसको हम क्या बोलते थे? एतमुद्दौला का मकबरा। आगरा में नूरजहां द्वारा निर्मित कराया गया एतमुद्दौला का मकबरा अकबर एवं जहांगीर के बीच की कड़ी है। यह मकबरा सफ़ेद संगमरमर का बना है। इसमें पहली बार बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसमें अंदरूनी भाग में पत्थरों की जड़ावट, यह जड़ावट शाहजहां की उस
शैली का पूर्वाभास कराती है, जिसके अंतर्गत उसने बाद में सोने और बहुमूल्य रत्नों से जड़ावट जो है करवाई थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका मकबरा भारत में नहीं है? जहांगीर का और बाबर का मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर के शाहदरा में बनवाया गया था। उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी? तो कौन सा था? अबुल हसन। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। अबुल हसन जहांगीर का सर्वप्रिय चित्रकार था। बादशाह ने उसे नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। उसे जहांगीर के सिंहासनरोहण के अवसर पर एक चित्र बनाया था, जिसे बाद में जहांगीर की आत्मकथा तुजु के जहांगीरी में प्रमुख रूप से लगा दिया गया। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने नादिर उल अस्र की उपाधि दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुगल मुगल शैली की चित्रकला की प्रकृति धर्मनिरपेक्ष एवं अभिजात वर्गीय थी। मुगल चित्रकारों ने भारतीय राष्ट्रीय जीवन का चित्रण किया है। मुगल सम्राट शाहजहां ने चित्रकला को हतोत्साहित किया है। तो क्या है जो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट इसके अंतर्गत सही है कि मुगल कालीन चित्रकला की शैली धर्मनिरपेक्ष और अभिजात वर्गीय थी। चित्रकला ने दिन प्रतिदिन की घटना, शिकार के दृश्य, पक्षियों, फूल के चित्र, पांडुलिपि, दास्तान ए आमिर हमजा, अलंकरण आदि विषय वस्तु होती थी। शाहजहां ने कभी भी चित्रकला को हतोत्साहित नहीं किया। नेक्स्ट क्या है? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है था किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब द्वारा बनाई गई इमारतें दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, शीश महल, दीवाने खास, पंच महल, बुलंद दरवाजा, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, जोधाबाई का महल, इमादत खाना आदि हैं। जहांगीर सिकंदराबाद के अकबर का सिकंदरा में अकबर का मकबरा, लाहौर में स्वयं का मकबरा और शाहजहां आगरा के किले में दीवाने आम, शीश महल, मोती मस्जिद, नगीना मस्जिद, दिल्ली में लाल किला एवं जामा मस्जिद, औरंगजेब लाहौर की बादशाही मस्जिद, बेगम रबिया उद दौरानी का मकबरा, दिल्ली के किले की मोती मस्जिद। नेक्स्ट है कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो राबिया उद दौरानी का मकबरे को जो है क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। औरंगजेब ने औरंगाबाद में अपनी प्रिय पत्नी राबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण 1678 ईस्वी में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला ताजमहल पर आधारित थी, अतः इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। इसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन चित्रकला की कोटा कलम का आश्रयदाता था? तो कौन? उमेद सिंह। कोटा कलम का आश्रयदाता उमेद सिंह था। कोटा चित्रकला के अनुपम उदाहरण आखेट दृश्यों वाले चित्र थे, जो कनोडिया संग्रहालय में अमेरिका के क्लीवलैंड कला संग्रहालय से संरक्षित थे। नेक्स्ट है निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो कौन? किशनगढ़। किशनगढ़ के छोटे से दरबार में अंतरंग वातावरण में चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ही भिन्न प्रकार का विकास हुआ है। किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने बड़ी के नाम से सुविख्यात एक अर्ध सुंदरी में राधा के स्वरूप की कल्पना की है, जिससे प्रेरित होकर राधा ने कलाकृतियां तैयार करवाई हैं। इस विलक्षण कला शैली चित्रों का निर्माण निहाल चंद था। निहाल चंद और उसके सहयोगियों ने मिलकर राधा कृष्ण को उद्यान मंडप में विविध त्योहार मनाते चित्रित किया। इस समय बनी ठनी राधा नाम से राधा और कृष्ण संबंधी काव्यात्मक कलाकृतियां निहाल चंद नामक चित्रकार ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्या है? पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों से दर्शित होते हैं? तो कौन? चित्रकला की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई कहाँ? जयपुर में। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में अनेक वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सर्वप्रथम इसके द्वारा जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया गया। तत्पश्चात उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला,
बनारस की वेधशाला जयपुर के वेधशाला जंतर मंतर में स्थित है। इस वेधशाला के द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसमें जिज मोहम्मद शाही कहते हैं। नेक्स्ट है जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था तो किसने? जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली में स्थित वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण 1724 में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के अलावा जयसिंह द्वितीय द्वारा खगोलीय वेधशाला का निर्माण जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, पशु पक्षी आकृति दृश्य, दरबारी चित्रण, उपयुक्त सभी। मुगल काल में पशु पक्षी के अंकन में मंसूर को एक मानवीय चित्रण में बिशन दास को महारत हासिल थी। शाहजहां के काल में प्रभामंडल दरबारी चित्रण का विशेष विकास हुआ है। मुगल की चित्रकला के विषय में पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, छवि चित्र आदि की प्रमुखता से बनाया गया है। नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे में कुछ बादशाह और शहजादे दफनाए गए थे, ठीक संख्या को चुनिए। कौन कितने? 6। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हुमायूं के मकबरे का निर्माण उनकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। आप हुमायूं टॉम्ब जो है देख के आइए जब भी आपको दिल्ली आना हो। अगर आप लोग दिल्ली के ही होंगे तो आप लोगों ने इसको देखा ही होगा। जब भी आपको दिल्ली आना हो तो आप हुमायूं टॉम्ब को जो है ज़रूर देखने जाइए। हुमायूं के जो है मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम ने दिल्ली में करवाया था। हुमायूं के मकबरे में 6 बादशाह शहजादे दफनाए गए थे, जिसमें हुमायूं के अलावा दारा शिकोह, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउज्जाद, जहादर शाह, फ़र्रुख सियर, आलमगीर द्वितीय को दफनाया गया था। हुमायूं का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्ट विलियम किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। इब्राहिम खान ने 1698 में ईस्ट इंडिया कंपनी को सुल्तानाती और गोविंदपुर कालीकट की जागीर प्रदान की। यहीं पर फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण हुआ। इसका संस्थापक जॉब चॉर्नॉक तथा इसका अध्यक्ष जो है चार्ल्स आयर था। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे मुगलकालीन साहित्य एवं साहित्यकार। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है जो आपका यूपी पीसीएस जे 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। तबकात-ए-अबकरी के लेखक कौन हैं? तो कौन है? निजामुद्दीन। कौन है? तबकात-ए-अकबरी के लेखक है निजामुद्दीन अहमद थे। यह रचना अकबर के शासनकाल में हुई थी। तबकात-ए-अकबरी 3 भागों में विभाजित था। इस ग्रंथ में भारत में मुस्लिम शासन स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक इतिहास दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने हुमायूं नामा लिखा? तो किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा नामक पुस्तक की रचना गुलबदन बेगम मुगल काल की एकमात्र महिला इतिहासकार थी, जिसके लेखन के माध्यम से प्रारंभिक मुगल काल की जानकारी मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रारंभिक मुगल काल की जानकारी किसके लेखन से मिलती है तो गुलबदन बेगम के से मिलती है। नेक्स्ट क्या है? हुमायूं नामा लेखक की लेखिका कौन थी? अभी हमने देखा गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर की बेटी थी। उसके अपने भाई हुमायूं के जीवन पर आधारित हुमायूं नामा पुस्तक को फारसी में लिखा था। आपसे ये पूछा जाए कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना जो है किस भाषा में की गई थी तो यह फारसी भाषा में की गई थी। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति किताबुल हिंद लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी प्रथम मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया। किताबुल हिंद उनकी एक अनुपम कृति है। इन्होंने अपनी रचना में भारत के धार्मिक, ऐतिहासिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक परंपराओं का वर्णन किया है। वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। नेक्स्ट है बाबर की प्रसिद्ध आत्मकथा तुझे के बाबरी मूलतः निम्न में से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुझे के बाबरी की रचना की है। इसे बाबर नामा या वाक़यात-ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। बाबर नामा का सर्वप्रथम फारसी अनुवाद अकबर के समय का जो है पायंदा खान तथा इसके बाद 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। इसका फारसी भाषा में अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम लीडन तथा एर्किसन
और एकलिंग ने 1826 में किया था। मिसेज वेबरिज ने सर्वप्रथम इसके मूल तुर्की भाषा में अंग्रेजी अनुवाद 1905 में किया। नेक्स्ट है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो किसका किया है? मेवाड़ का। बाबर ने अपनी बाबरनामा में 2 हिंदू शासकों का उल्लेख किया है। पहला है मेवाड़ का राणा सांगा, दूसरा है विजयनगर का कृष्णदेवराय। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है? तो बाबर क्या है? तुजुक ए बाबरी। बाबर संबंधित क्या है? तुजुक ए बाबरी बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई स्वरचित आत्मकथा है, जिसमें मुबैयान शैली का प्रयोग किया गया है। वहीं हुमायूं नामा गुलबदन बेगम के द्वारा, तारिक ए शेरशाही, अब्बास खान शेरवानी के द्वारा, तबकात ए अकबरी और निजामुद्दीन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी। मुगलों की सरकारी भाषा फारसी थी। फारसी पद तथा गद अकबर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी। मुगल काल में फारसी भाषा को 2 शैलियों, भारतीय तथा ईरानी शैली का विकास हुआ है। इसमें भारतीय शैलियों का प्रवर्तक अबुल फजल था। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासकों ने फारसी भाषा और साहित्य को संरक्षण प्रदान किया है। नेक्स्ट है, किस विद्वान को हुमायूं ने आमिर ए अखबार की उपाधि प्रदान की है? तो किसको? ख्वाजम मीर को। हुमायूं ने ख्वाजम मीर को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया था, जिसने हुमायूं अथवा कानून हुमायूनी की रचना की है। इसके लेखक ने हुमायूं के शासन प्रबंध का एक चित्रण वर्णन प्रस्तुत किया है। हुमायूं ने ख्वाजम मीर को आमिर ए ख्वार की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल को ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूं नामा की रचना की थी। कौन सी भाषा से संबंधित था? फारसी भाषा से संबंधित था। द्वारा जो है 1523 में हुआ है। उसने हुमायूं नामा नामक ग्रंथ की रचना फारसी भाषा में की है। यह 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग बाबर के इतिहास से संबंधित है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हुमायूं नामा है कितने पार्ट में बटा हुआ? 2 पार्ट में है। पहला जो है बाबर के इतिहास से संबंधित है, और जो दूसरा पार्ट है वो दूसरा हुमायूं का इतिहास बयान करता है। बाबर के बारे में उसने बहुत विस्तार से नहीं लिखा था, जबकि जो है हुमायूं नामा का हिस्सा 3 भागों में बटा है। पहले भाग में सिंध छोड़ने से काबुल पहुंचने, कमरान को अंधा करने की घटनाएं, जबकि दूसरे में काबुल विजय का जिक्र है। ये हालात हमीदा बानो बेगम ने उसे स्वयं बताए हैं। तीसरे रिश्तेदारों के बयान किए हुए हालात हैं, जहां आरा और रोशन आरा औरंगजेब की बहनें थी और जो जेबुन्निसा उसकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबरनामा निम्नलिखित भागों में से किसे आईने अकबरी कहा जाता है? किस भाग को कहा जाता है? तीसरे भाग को। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। 7 साल की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1591 से 1598 में अकबरनामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया। यह 3 जिल्दों में बटा था। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। आईने अकबरी अकबरनामा की जान है। इसमें 5 हिस्से थे। पहले हिस्से में 10, दूसरे हिस्से में 30, तीसरे में 16 आइन हैं। चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की जातियों, रीतियों, फसलों और कुदरती सौंदर्य का जिक्र है। हिंदुओं के राजनीति, साहित्य, धार्मिक जीवन, उसकी न्याय प्रणाली आदि विषयों पर विस्तार से रोशनी डाली गई है। आखिर में हिंदुस्तानी संतों और कुछ विदेशी सूफियों की जीवनियाँ दी गई हैं। 5वें हिस्से में सिर्फ 2 अध्याय हैं, जिसमें अकबर की कहावतें, अबुल फजल की आत्मकथा, आईने अकबरी अकबर की शासन प्रणाली को साफ साफ बयान करता है। लेकिन अबुल फजल का फजलनामा अंदाज, जिसकी मदद से उसने शासन प्रणाली में सहायनियत का असर दिखाया है, किताब को कठिन और गैर दिलचस्प बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महाभारत का फारसी अनुवाद जो है क्या है? रज़्मनामा।
अकबर के अनुवाद विभाग की स्थापना फारसी भाषा में संस्कृत की पुस्तकों में से महाभारत का अनुवाद नकीम खां बदायूनी, मोहम्मद शेरी, अबुल फजल फैजी के नेतृत्व में किया गया। इसका फारसी नाम रज़्नामा था। रामायण का अनुवाद 1589 में बदायूनी ने किया। अनवर सुहैली पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद को किस रूप में जानते हैं, तो अनवर ए सुहैली के नाम से। नेक्स्ट है, अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी में अनुवाद किया। इसके संकलन को क्या कहते हैं? रज़्नामा। ये आपका जो है 2021 में पूछा गया है। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने महाभारत के विविध भागों का फारसी अनुवाद किया है। इस संकलन को रज़्नामा कहते हैं। नकीब खां बदायूनी, शेख सुल्तान ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। 1539 में बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया। हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का अनुवाद किया। फैजी ने गणित की लीलावती का अनुवाद किया और मोहम्मद खां गुजराती ने ज्योतिष पर लिखे एक निबंध का फारसी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अकबर के शासनकाल में बदायूनी ने रामायण का, राजा टोडरमल ने भागवत पुराण का, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का, फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का और मुकम्मल खान ने गुजराती में ज्योतिष शास्त्र की पुस्तक का, तजक का तथा जहान ए जफर नाम से अब्दुल रहीम खाना ने तुझे के बाबरी का, मौलाना मोहम्मद साहबादी ने कश्मीर के इतिहास रजत तरंगनी का फारसी भाषा में अनुवाद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया है? तो किसने किया है? ताजुल माली ने। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी में अनुवाद मुफरीह उल कुतुब के नाम से ताजुल माली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रकारी नहीं की गई थी? कौन सी पुस्तक में चित्रकारी नहीं की गई थी? तो नियामतनामा में। अकबर के शासनकाल में नियामतनामा में चित्रकारी नहीं की गई थी। नियामतनामा पाक शास्त्र पर एक ग्रंथ है। दुर्भाग्य से इस ग्रंथ में तिथि नहीं दी गई है, किंतु इतना निश्चित है कि इस पांडुलिपि को मांडू में चित्रांकित किया गया था। इसकी पुष्पिका में गियासुद्दीन खिलजी के बेटे सुल्तान नसरुद्दीन खिलजी का उल्लेख है, जिसके व्यक्ति चित्रों को अनेक लघु चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत कृति प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद फारसी में किया गया है, जिसका शीर्षक क्या है? गुलजार ए हाल। आनंदवर्धन ने संस्कृत ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय की रचना की है। इसका फारसी अनुवाद गुजराल ए हाल शीर्षक से किया गया है। अन्य संस्कृत पुस्तकें जिनका अनुवाद फारसी में किया गया था, महाभारत का अनुवाद नकीब खां बदायूनी, अबुल फजल फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयत्नों से किया गया है। बदायूनी ने रामायण का अनुवाद किया है। उसने अथर्ववेद का अनुवाद आरंभ किया। उसकी पूर्ति हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने की है। लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया है। रजत तरंगणी का अनुवाद शाह मोहम्मद शाहवादी ने, कालिया दमन का अबुल फजल ने और नल दमयंती का फैजी ने, हरिवंश का अनुवाद मौलाना शेरी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट का वर्णन संस्कृत ग्रंथ सर्वदेश वृत्तांत संग्रह में किया गया है? तो कौन सा है? अकबर। अकबर के शासनकाल की सबसे लोकप्रिय पुस्तक संस्कृत में महेश ठाकुर के सर्वदेश वृत्तांत संग्रह शीर्षक से है। इस पुस्तक में शायद ऐसी किसी भी सैनिक राजनीतिक घटनाओं का जिक्र नहीं है जिसका वर्णन समकालिक फारसी साहित्य में है। नेक्स्ट है, गिजाली किसके काल का विख्यात रचनाकार था? तो किसके? अकबर के। मुल्ला गिजाली मसदरी अकबर के दरबार का राजकवि था। अकबर ने उसे मलिक उस शोरा कविराज की उपाधि प्रदान की है। यह अकबर कालीन पदकारों में से एक विख्यात था। गिजाली अपनी मातृभूमि में हुए अत्याचारों के कारण मुगल दरबार में शरण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने।
तानसेन अकबर के नौरत्नों में से एक था, जिसे अकबर ने रीवा भाटा के नाम राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। इसके बचपन के नाम तन्ना था। इसकी प्रमुख रचनाएं संगीतकार रागमाला, श्री गणेश स्तोत्र, भारतीय संगीत में ध्रुपद गायन में तानसेन को महारत प्राप्त थी। अकबर ने तानसेन का कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन को रामतनु पांडेय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोहम्मद आरिफ, तारीख अकबर शाही, इनायत उल्ला, तकमील ए अकबरनामा, अब्दुल कादिर बदायूनी, मुख्तखब उल तवारीफ, अबुल फजल तबकात ए अकबरी से संबंधित नहीं है। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद थे। उनके पिता का नाम मोहम्मद मुकीम हरवी था, जो बाबर का दीवान बतूतात था। निजामुद्दीन बहुत से हमलों में अकबर के साथ रहा। उसने गुजरात में बख्शी के पद पर कार्य किया। मालवा और अजमेर में भी वह ऊंचे ओहदे पर नियुक्त रहा। वह तारीख ए अल्फी लिखने वाले बोर्डों का भी सदस्य था। अबुल फजल की कृति अकबरनामा, जिसे 7 साल की मेहनत के बाद उसने 1591 से 98 में अकबर के सामने पेश किया था, यह 3 जिल्दों में बटा हुआ था। तीसरी जिल्द ही क्या है? आईने अकबरी, जिससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। नेक्स्ट हम देखेंगे अनवर सुहैली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका है? तो यह जो है पंचतंत्र का है। अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके विभाग के अंतर्गत संस्कृत, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं के अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ है। फैजी ने गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद किया। बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कर रजमनामा तैयार किया। अबुल फजल ने अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया। उसने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद अनवर सुहैली के रूप में किया। बदायूनी और कुछ अन्य लेखकों ने रामायण का अनुवाद भी किया। अयार दानिश नाम से मौलाना हुसैन फैज ने भी जो है पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक ने महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की है? किसने? केशव ने। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशव दास ओरछा नरेश महाराजा इंद्र सिंह दरबारी कवि मित्र और मंत्री थे। इनका जन्म 1555 में के आसपास, मृत्यु 1617 ईस्वी के लगभग हुई थी। इनके द्वारा रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रत्ना बावरी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहांगीर जस चंद्रिका, नख सिख और छंदमाला प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? तो किसने लिखी है? जहांगीर ने। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में लिखी है। बाबर ने कविता का संग्रह दीवान तुर्की में लिखा था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजु के जहांगीरी को अपने शासनकाल के 17वें वर्ष फारसी भाषा में लिखा। बाद में मोतमिद खां ने इसे पूरा किया। अकबर की जीवनी अकबरनामा फारसी में अबुल फजल ने लिखा है और अन्य किसी मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा नहीं लिखी है। नेक्स्ट है, पातशाहनामा का लेखक कौन है? अबुल हमीद लाहौरी। अबुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पातशाहनामा की रचना की। दरअसल पातशाहनामा की रचना 3 व्यक्तियों ने की थी। सर्वप्रथम बादशाह के आदेशानुसार मोहम्मद अमीन काजविनी ने शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का इतिहास पातशाहनामा में संकलित किया है। कुछ समय बाद अब्दुल हमीद लाहौरी ने भी पातशाहनामा की रचना की। तत्पश्चात तीसरे पातशाहनामा की रचना मोहम्मद वारिस ने की थी। मुंतखब उल तवारीख की रचना अकबर के काल में अब्दुल कादिर बदायूनी ने की थी। तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन अहमद ने की थी। अकबरनामा अबुल फजल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था? तो कौन था? कलीम। शाहजहां के शासनकाल का राजकवि कलीम था। काशीनाथ पंडित ने मराठा काल में 1761 के पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रत्यक्षदर्शी थे। इन्होंने ही मराठों की हार की सूचना काव्य के रूप में पेशवा को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। शाहजहां के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। सुशिक्षित
अध्येता और लेखक था। सिकोह ने अपने अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ जैसे भगवद गीता, योग, वशिष्ठ आदि फारसी भाषा का अनुवाद कराया। दारा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वेदों का संकलन था। दारा सिकोह ने काशी के पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों सिरे अकबर नाम से फारसी में अनुवाद किया। आमिर खुसरो सल्तनत कालीन कवि का लेखक था। नेक्स्ट है, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की थी वह स्थित है लखनऊ में। मुगल शासकों ने शिक्षा का पोषण भी किया था और मुगल काल में मकतब, प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी जहां शिक्षा प्रदान की जाती थी। विभिन्न मदरसों में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती, जैसे लखनऊ में फिरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए, सियालकोट का मदरसा व्याकरण की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, खफी खां को मुक्त खफ उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी थी क्योंकि औरंगजेब इतिहास के लेखक के विरुद्ध था। औरंगजेब एक कट्टर मुसलमान था। इसने अनेक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया था। उसे संगीत, नृत्य और वेश्यावृत्ति, अफीम की खेती, उसी प्रकार उसने इतिहास लेखन पर भी प्रतिबंध लगाया था, जिसमें खफी खां ने अपनी पुस्तक मुक्त खब उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी। खफी खां ने औरंगजेब के शासन का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय इतिहास का सर्वाधिक फारसी कृति की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई है? तो यह हुई है औरंगजेब के काल में। यद्यपि औरंगजेब ने भारतीय शास्त्रीय संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, तथापि संगीत विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयास से संगीत का सर्वाधिक विकास उसी के काल में हुआ। उसके शासनकाल में संगीत की फारसी में अधिक पुस्तकें लिखी गई। मिर्जा रोशन जमीर होबल के संगीत परिजात का अनुवाद किया और जो है फरीउल्लाह ने मानको तुहल तथा राग दर्पण के रूप में अनुवाद करके औरंगजेब को समर्पित किया। नेक्स्ट है, मासीर ए आलम का लेखक कौन था? तो कौन था? साकिर मुस्तैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उर्दू शायरी का जन्मदाता था? तो कौन था? वली जो है दक्कनी उर्दू शायरी का जन्मदाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाबर, तुजुक ए बाबरी, गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा और जहांगीर तुजुक ए जो है जहांगीरी, बदायूनी तबकात ए अकबरी से संबंधित नहीं है। तबकात ए अकबरी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद का ग्रंथ है। बदायूनी ने मुक्तखब उल तवारीख की रचना की है। निजामुद्दीन अहमद के तबकात ए अकबरी की रचना अकबर के शासनकाल में की थी। यह 9 खंडों में विभाजित था। उसके ग्रंथ की प्रस्तावना गजनीवियों के इतिहास का वर्णन करती है। इसकी शैली धार्मिक रूढ़िवादिता, पक्षपात से मुक्त थी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा, ईश्वर दास नागर ने फितुहात ए आलमगीरी, याहिया बिन अहमद ने तारीख ए मुबारक शाही, अब्बास खां शेरवानी ने तारीख ए शारी की है। सूची 1 क्या है? हसन निजामी ताजुल मासिर है। ख्वाद मीर हुमायूं नामा काजिर मोहम्मद से संबंधित है। भीमसेन नुस्खा ए दुलखुशा और मोहम्मद काजिम का संबंध आलमगीर नामा से है। जो हुमायूं नामा है, हुमायूं नामा जो है किसका है? गुलबदन बेगम का है। नेक्स्ट क्या है? सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। भीमसेन कायस्थ है। तारीख ए दिलखुशा, चंद्रभान ब्राह्मण है। चहार चमन, ईश्वर दास फितुहात ए आलमगीरी, सुजान राय भंडारी हैं। खुलासत उत तवारीख। राणा कुंभा ने संगीत पर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था? संगीत राज था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में एक साप्ताहिक केंद्र स्थापित किया था? बैतुल उलूम को स्थापित किया था। जेबुन्निसा ने स्थापित किया था। औरंगजेब की पुत्री का नाम क्या था? जेबुन्निसा था। इन्होंने दिल्ली में बैतुल उलूम नामक स्कूल खुलवाया था। इसमें अभिजात वर्ग के साथ साथ मध्यम वर्ग के लोग भी पढ़ सकते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन जो है किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो कौन? इब्राहिम आदिल शाहदूती। नेक्स्ट है, आमेर के राजा जयसिंह का दरबारी कवि कौन था? बिहारी लाल। फिर क्या है?
गाजियाउद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक ख़ोफ़्त कलजुम क्या है? तो यह एक प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक है। गाजियाउद्दीन हैदर अवध के नवाब का वज़ीर था। उसने उसके शासन में रुचि लेते हुए प्रशासनिक सुधारों की पुस्तक ख़ोफ़्त कलजुम अरबी फ़ारसी भाषा में लिखा है। तो ये आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपकी एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, इंडियन ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया है और आपका जो है बायो कंप्लीट हो गया है, एनवायरनमेंट कंप्लीट हो गया है। मिडवल हिस्ट्री भी 1-2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी। जिसने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियो को आप जो है देख डालिए 2 से 3 बार, आपके सारे जो है फैक्ट्स बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है। थैंक यू।